हेलो दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में हमने पीटी के लिहाज से 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक की घटनाओं का विवरण, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको समेट के दिया था। ये एक सीरीज है जो आपको परीक्षा तक मिलती रहेगी और इस सीरीज के तहत आज उसका दूसरा खंड अगले हफ्ते का, यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक की घटनाएं, उसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। पहले तो इस हफ्ते में कितने दिवस पड़े उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दिवसों की बात कर लें तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 10 अक्टूबर को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। खास बात इसमें यह है कि ये जो दिवस है ये बाइएनुअली मनाया जाता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष मनाया जाता है और जिस वर्ष मनाया जाता है उस वर्ष 2 बार मनाया जाता है। ये सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर, डेट तय नहीं है, सैटरडे तय है कि सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी का अर्थ होता है वे पक्षी जो कि पर्यावरणीय कारणों से अपने मूल निवास स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर कुछ काल के लिए स्थानांतरित हो जाते हैं, उड़कर चले जाते हैं। इसका सबसे फेमस, चर्चित, हमसे जाना पहचाना एग्जाम्पल कोयल है। कोयल आपको आम के मौसम में आम की अमराइयों में जो गूंजती हुई नजर आती है, फिर अचानक ही उसकी गूंज खत्म हो जाती है। ये एक प्रवासी पक्षी है। उसी तरह से साइबेरियन सारस का नाम आपने सुना होगा। ये साइबेरिया से दौड़ करके इंडिया आ जाता है, फिर यहाँ वो अपने बच्चे पैदा करता है, उनको पालता पोसता है, जब बड़े होते हैं फिर वो लौट जाता है। तो इन प्रवासी पक्षियों को ये जो कवायद करनी पड़ती है वो पर्यावरणीय दबावों के अधीन करनी पड़ती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जहाँ रह रहे होते हैं वहां पर रहने लायक परिस्थितियां पर्यावरणीय कारणों से उनके लिए कठिन हो जाती हैं, तो उचित स्थल की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस दिवस के संदर्भ में इंपॉर्टेंट भारत के संदर्भ में क्या है कि वर्ष 2018 से 23 की अवधि के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू करी। योजना का नाम है प्रवासी पक्षी संरक्षण पर राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल वर्क प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट बर्ड्स। इसके तहत भारत सरकार की ये कोशिश है कि प्रवासी पक्षियों की जो आबादी में लगातार कमी आ रही है विभिन्न कारणों से, उस कमी को दूर किया जाए, यानी वो जैसे मेहमान के रूप में आते रहे हैं मेहमान के रूप में आते रहें। दूसरी चीज कि उनके आवास, जहां वो आकर के रुकते हैं 3-4 महीने, उस आवास को उनके लिए सुरक्षित बनाया जाए। इन दो मूल उद्देश्यों को लेकर के भारत सरकार ने प्रवासी पक्षी संरक्षण पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की। अवधि है 2018 से 23 की। विशेष बात यह है कि इस बार भारत सरकार ने मध्य एशियाई फ्लाईवे को लक्षित किया है। पक्षियों के एक जगह से दूसरे जगह उड़कर आने का एक निर्धारित मार्ग है। वैश्विक स्तर पर ऐसे 9 मार्ग हैं। उसमें जो भारत में आने वाला मार्ग है, भारत में जो विदेशी पक्षी आते हैं वो मध्य एशियाई फ्लाईवे से होकर के आते हैं। तो इस बार भारत सरकार ने इसी को लक्ष्य किया है कि जो मध्य फ्लाईवे है हमारा, मध्य एशियाई फ्लाईवे है, उससे आने वाले जितने पक्षी हैं वो हम तक पहुंचे। वो हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहद जरूरी होते हैं, तो वो हम तक पहुंचे, उसके लिए हमने एक एक्शन प्लान का अनाउंसमेंट किया है। अगला है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, आपदा न्यूनीकरण दिवस। इसके संदर्भ में ढेर सारे काम हुए हैं। भारत सरकार ने सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि 2015-30 के लिए है उसको सिग्नेचर किया है और उस पर काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि आपदाओं की बारंबारता जितनी बढ़ी है, आपदाओं से निपटने की हमारी क्षमता भी उतनी बढ़ी है। अगला है विश्व छात्र दिवस। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस कि ये 15 अक्टूबर डॉक्टर कलाम का बर्थडे,
और 2015 में यूनाइटेड नेशन ने यह तय किया था कि डॉक्टर कलाम के बर्थडे को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए। तो 15 अक्टूबर डॉक्टर कलाम के बर्थडे के रूप में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर एक और कारण से इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। हालांकि आमतौर पर इस डे की बहुत अहमियत नहीं है, हम लोग वैसे ही करते हैं, बट इस बार कोरोना के काल में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत हो गई है। पूरा कोरोना का सिम्टम और कोरोना का सिस्टम इस पर डिपेंड हो गया है। तो हो सकता है कि अगली परीक्षाओं में इसे पूछा जाए, है ना। तो 15 अक्टूबर दोनों ही कारणों से महत्वपूर्ण है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है जो कि कोरोना काल के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, जबकि 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक के जन्म जयंती के अवसर पर इसे मनाया जाता है, जबकि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा खंड है हमारा वो पुरस्कार और सम्मानों का है। तो आपने पढ़ा होगा कि इस बार मतलब जो नोबेल के जो 2 बाकी प्राइजेस थे वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं। उसमें पहला जो प्राइज है वो अर्थशास्त्र का नोबेल है। ध्यान इसमें ये रखना है कि अर्थशास्त्र के नोबेल को एक और नाम से जाना जाता है। ये नाम स्वीडिश रिस्क बैंक प्राइज। परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अर्थशास्त्र को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। स्वीडिश रिस्क बैंक प्राइज के नाम से जाना जाता है इसको। इस बार ये 2 लोगों पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन याद करने के लिए आप मिलविल को याद कर सकते हैं। मिलविल को मिला है, मिलविल, हाँ, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। तो मिलविल को मिला है। ये किस लिए मिला है? तो नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए स्वरूप की खोज के लिए। चूंकि सरकार के जितने भी काम होते हैं उसमें से मैक्सिमम बिडिंग की प्रक्रिया के जरिए होते हैं, ऑक्शन की प्रक्रिया के जरिए होते हैं। ऑक्शन वो तरीका होता है जिसके जरिए सेवाएं सरकार बेचती है। अब उसमें इन लोगों ने उस ऑक्शन के प्रक्रिया को स्टडी किया, उसमें सुधार के उपाय बताए और विशेष रूप से इन्हें ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि इन्होंने ऐसी चीजों की बोली की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी कि कैसे उनको बेचा जाए जिनको आमतौर पे परंपरागत रूप से बेचना कठिन है। जैसे मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ बेचा जाना है, तो ये बैंडविड्थ बेचा जाना है, उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें बेचा जाना चाहिए कि उनकी बिक्री हो, अधिकाधिक लाभ हो, उसका ये फ्रेमवर्क लेकर के आए और उस फ्रेमवर्क से सरकारों को बहुत लाभ हुआ है। इसलिए उनको मिलविल को नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए स्वरूप की खोज के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। इस बार का जो शांति का नोबेल है वो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। विशेष तौर पर इस बार कोरोना काल में दक्षिणी सूडान में जिस प्रकार की खाद्य सहायता इसने पहुंचाई है उसको ध्यान में रखते हुए इसे शांति के नोबेल से नवाजा गया है। हालांकि आपको याद होगा अगर आपने कंटिन्यू पढ़ा है तो इस बार नॉमिनेशन में ट्रंप भी थे शांति के नॉमिनेशन में, लेकिन खैर उन्हें इस योग्य नहीं समझा गया। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम में है। अभी वर्तमान में इसके प्रमुख जो इसके हेड हैं वो है डेविड विस्ली। ये जो संगठन है इसका उद्देश्य है भूखे लोगों को खाद्य सहायता देना, विश्व में जहां भी भूखे लोग हैं उन तक खाद्य सहायता पहुंचाना। और इसके लिए इसने बहुत ही शानदार लॉजिस्टिक डेवलप किया हुआ है। इनके पास अपने ट्रक्स हैं, अपनी ट्रॉलीज हैं, इवन अपने कार्गो विमान तक हैं कि कहीं भी फूड को अगर पहुंचाना है तो उसके लिए इनके पास एक शानदार लॉजिस्टिक, एक शानदार टीम मौजूद है खाद्य सहायता पहुंचाने के लिए। कार्य के तौर पर यह आपातकालीन खाद्य सहायता देना, राहत और पुनर्वास का काम करना और विकासात्मक अनुदान का काम ये करता है। अब नोबेल के बारे में थोड़ी सी और चीजें कि ध्यान दें कि भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र ये 3 का नोबेल जज करती है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। चिकित्सा का नोबेल जज करती है द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। साहित्य का जज करती है स्वीडिश एकेडमी। और शांति का जो है वो नॉर्वेजियन संसद
5 सदस्यों की समिति चुनती है और वो जो समिति के सदस्य होते हैं वो शांति के पुरस्कार को तय करते हैं कि किन्हें दिया जाएगा। इस बार के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि इस बार जो पुरस्कार की राशि है वो 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर से बढ़ा करके 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दी गई है। तो ये एक चेंज है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो के अगले खंड में हम आ रहे हैं सरकारी योजनाएं जो अभी चर्चा में रही हैं किन्हीं कारणों से या शुरू हुई हैं उन पर चर्चा। तो पहली योजना जिसे काफी युगांतकारी काफी क्रांतिकारी बताया जा रहा है वो है स्वामित्व योजना। स्वामित्व फुल फॉर्म है इसका सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। होगा क्या इसमें? तो ये जो एरिया है ये जो है ये आपको एक प्रॉपर्टी कार्ड सरकार की तरफ से, जिस तरह से आपको आधार कार्ड मिलता है उस तरह से आपको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। किस चीज के लिए? तो आपके पास जमीनें होती हैं गांव में, विशेष करके गांव के ही लिए ये किया जा रहा है। जमीनें होती हैं, जमीनों के कागजात होते हैं आपके पास, लेकिन आपके पास जमीन के अलावा भी चीजें होती हैं। आपका घर है, आपके पास कोई चल संपत्ति है और उसका कोई विवरण नहीं होता और उससे आपकी औकात नहीं पता चलती। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के पास आप जो एक चीज लेके जाते हैं उसके लिए वो मात्र आपके जमीन के कागजात होते हैं, जबकि जमीन के अतिरिक्त भी आपके पास, मान लीजिए कि घर है, 5 कमरे का घर है आपके पास, तो उसकी भी तो कोई कीमत है और वो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि सिद्ध कर पाए कि कितने की कीमत है। उसी तरह से आपने जमीन के अलावा अन्य चीजें जो आपके पास मौजूद हैं, जो कि आपकी संपत्ति है, जिनमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और जिसका कुछ मूल्य है, लेकिन आपके पास अभी की तारीख में सिर्फ जमीन के कागजात हैं। अब सरकार ये करने जा रही है कि एक तो आपके जमीन का बकायदा ड्रोन से सर्वे होगा, सर्वे करके जमीन के सारी जो आपकी लैंड होल्डिंग है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद आपका घर या आपकी अन्य कोई भी संपत्ति है उसका भी एक मूल्य आकलित किया जाएगा और मूल्य आकलित करके जिस तरह से आपका आधार कार्ड बन रहा है उस तरह से एक प्रॉपर्टी कार्ड आपको दे दिया जाएगा। अब उस प्रॉपर्टी कार्ड में आपका जमीन, आपका घर या अन्य कोई भी संपत्ति है तो उसका एक सम्मिलित मूल्य उस पर अंकित होगा। अब यदि आप उसके बाद बैंक में जाते हैं तो बैंक के पास आपके पास एक गवर्नमेंट से प्रदत्त कार्ड मौजूद है जो बता रहा है कि आपकी औकात इतनी है और तब बैंक को भी आसानी होगी आपको लोन करने में। इस तरह से जो ग्रामीण स्तर पर वित्तीयन की समस्याएं हैं उन वित्तीयन की समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में स्वामित्व योजना लेकर के सरकार आई है। इस योजना की जो घोषणा हुई थी वह पंचायती राज दिवस के अवसर पर हुई थी। 24 अप्रैल हमारे यहाँ पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी समय इस योजना की घोषणा की गई थी। 2020 से लेकर 2024 की अवधि तक के लिए ये योजना पूरे देश भर में लागू हो जाएगी और प्रत्येक ग्रामीण किसान के पास या ग्रामीण जो भी है और किसान नहीं भी है उसके पास जो होल्डिंग है उस होल्डिंग के अगेंस्ट उसको एक कार्ड दे दिया जाएगा। अब इसके जरिए आप अगर ये योजना जो संचालित की जा रही है ये संचालित की जा रही है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, यही इसकी नोडल एजेंसी होगा और इसके जरिए आपको फायदा ये होने जा रहा है कि अब आपके पास एक प्रूफ होगा ये बताने का कि हमारी इतनी औकात है और इस स्थिति में आप बैंक जाएंगे तो बैंक आपको लोन करने में उसे बहुत पहले, आप देखते हैं कि सर्वेयर जाता है, पहले सर्वे करता है, फिर उसके बाद से आपका लोन अप्रूव होता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। प्रोसेस जो फंडिंग का है वो तेज हो जाएगा। दूसरी जो योजना है ये कामधेनु दीपावली अभियान। 12 अक्टूबर को ये अभियान है, सिर्फ ध्यान देंगे, ये सिर्फ एक अभियान है जो एक उसके तहत है। दीपावली को लेकर के ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में किया क्या जाएगा कि इसमें सरकार ये कोशिश करेगी कि गोबर से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए, है ना। गोबर, आज की तारीख में गोबर शब्द का प्रयोग जो होता है वो पता नहीं इसके साथ एक अर्थ रूढ़ हो गया है कि आप अगर बेवकूफ हैं तो आपको कहा जाता है कि दिमाग में गोबर भरा है।
लेकिन वो गोबर भी मूल्यवान हो सकता है, यह चीज अब सरकार साबित करने जा रही है। अब वो कोशिश ये कर रही है कि एक अलग अभियान चलाएं जिसमें आप देखते होंगे, जैसे एक इसका सिंपल इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल, बाकी एग्जाम्पल तो आप जो घर पे बनाते हैं उपले वगैरह जलाने के लिए वो आप जानते हैं। इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल, जो अगरबत्ती आपके यहाँ बनती है और जो मच्छर वाला कॉयल बनता है वो गोबर से ही बनता है। तो एक इंडस्ट्रियल यूज कम से कम हमें इतना मालूम है। अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि गोबर से निर्मित दिया हो, धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, इन सारी चीजों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। या गोबर से निर्मित, भाई हम तो गणेश को गोबर से ही बनाते हैं, तो डायरेक्ट वहां से बन के मैन्युफैक्चर्ड हो गया है, पंडित जी लोग ऐसे रख देते हैं गाय के गोबर से, तो मूर्तियां वगैरह भी बनाई जाए तो इसी से बनाई जाए, ताकि जो भी आप गोबर उठा के फेंक देते हो या उसका जो सबसे सिंपलेस्ट वे है कि आप घर में जला डालते हो, उसके अलावा भी उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इस पर सरकार जोर देने के लिए ये कामधेनु दीपावली अभियान लेकर के आई है। खास बात ये है कि 2019 में गायों के संरक्षण के लिए भारत सरकार एक योजना लेकर आई थी। 2019 में 2019 के बजट में ये लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, और उसी की सिफारिश पर ये चीजें लाई गई हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। और इसी के साथ एक चीज और 2019 में हुई थी, गोकुल ग्राम मिशन की शुरुआत। गोकुल ग्राम मिशन, ये दोनों चीजें एक ही साथ शुरू की गई थी, 2019-20 के बजट से शुरू की गई थी। तो गोकुल ग्राम मिशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया जो ये बात बताए, स्टडी करके, कि गोबर या गाय से निकलने वाले जितने प्रोडक्ट हैं उनका हम किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, और किस तरह से कृषकों की आय को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अलग से एक गोकुल ग्राम मिशन भारत सरकार ने शुरू किया था, जिसका ये उद्देश्य था कि एक गांव ऐसा डेवलप किया जाए, जैसे आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अपैरल पार्क, लेदर पार्क, इस तरह के पार्क, फूड पार्क, ये पार्क बनाए जा रहे हैं। ये पार्क क्या होते हैं? ये पार्क दरअसल उस रिलेटेड इंडस्ट्री के समस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर देना पार्क कहलाता है। ये घूमने वाला पार्क नहीं है। ठीक उसी के तर्ज पर ग्रामीण स्तर पर गांवों को गोपालन से या पशुपालन से संबंधित सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देना गोकुल ग्राम मिशन का उद्देश्य है। इसमें हम एक एकीकृत मवेशी विकास केंद्र के रूप में उस गांव को डेवलप करते हैं। तो जिस गांव का चयन होता है उसको एकीकृत मवेशी विकास केंद्र के रूप में डेवलप कर दिया जाता है, ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके। तो इन्हीं मिशन के तहत, यानी गोकुल ग्राम मिशन और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के मिशन के तहत ही ये एक अभियान शुरू किया गया है कि आप दीपावली में गाय के गोबर से या किसी भी गोबर से, है ना, बने धूप का, दीप का, अगरबत्ती का, मूर्ति का इस्तेमाल करें, ताकि इसका वैल्यू एडिशन हो सके, गोबर का वैल्यू एडिशन हो सके। अगला है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, आपको मालूम है कि आपके बिहार में बिहार सरकार एक योजना चला रही है, हर घर नल का जल। फिर उसमें एक और चीज जोड़ दी गई है, जल जीवन हरियाली, तो थोड़ा सा वो अलग हो जाता है, बट जल वहां भी है। हर घर नल का जल योजना बिहार सरकार ने शुरू करी, ताकि ग्रामीणों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नल के माध्यम से की जा सके। अब बिहार को इस मामले में आप समझ सकते हैं कि बेहतरीन जा रहा है, कि इसके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें केंद्र के स्तर पर लागू किया जा रहा है। उसमें एक प्रोजेक्ट यह भी है जल जीवन मिशन, जिसे कि भारत सरकार ने अब एडॉप्ट कर लिया है। यानी कि जो बिहार सरकार का हर घर नल का जल 7 निश्चय योजना के तहत जो आता है, हर घर नल का जल, ये जो योजना इतनी अच्छी लगी है कि भारत सरकार ने इस योजना को एडॉप्ट कर लिया है और ये योजना वर्क पर है। इसका उद्देश्य, यानी जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में व्यक्ति के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति पर 55 लीटर पानी प्रतिदिन की सप्लाई सुनिश्चित कर दी जाए। ये जल जीवन जल
जीवन मिशन का उद्देश्य है। इसमें खास बात यह है कि गोवा ने इस मिशन को अपने यहाँ संचालित किया है और इस मिशन को संचालित करके और अपने गांव के, अपने राज्य के सभी गांवों तक 100% जल नल के जरिए पहुंचा चुका है, नल के जरिए पहुंचाया। तो ये भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने कि जल जीवन मिशन के तहत अपने ग्रामीण क्षेत्र के 100% घरों तक नल का जल पहुंचा दिया है। जल जीवन मिशन, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल प्रतिदिन की आपूर्ति करना, ये भारत सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है जल जीवन मिशन का, जिसमें कि गोवा ने इस बार काफी बड़ी चीज करी है। अगली जो योजना चर्चा में रही, जो अभी लॉन्च हुई है, स्टार्स प्रोजेक्ट। और आप देख रहे हैं कि जो नामकरण की परंपरा है इस नवीन सरकार में बड़ी खूबसूरत है। हमें तो लगता है कि इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट ही शायद रखा गया है जो चुन चुन के नाम रखता है। स्टार्स प्रोजेक्ट, स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस। ये प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत क्या गया है कि भारत सरकार ने, आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी घोषित करी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को घोषित कर देने से पॉलिसी लागू नहीं हो जाती, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। तो नेप में जो प्रस्ताव रखे गए हैं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए, तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए जो प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में किए गए हैं, उन प्रस्तावों पर काम करना पड़ेगा। उन प्रस्तावों को लागू करने के लिए कि भाई जो हमने कहा है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसके लिए लागू करने का प्रयास शुरू करना पड़ेगा ना। 2022 में लागू करना है तो अभी से करेंगे तब होगा, तब जाकर के इम्प्लीमेंट होगा। काफी बड़ा ड्रास्टिक चेंज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आ रहा है हमारे पास। तो इसमें भारत सरकार ने 5,718 करोड़ रुपए घोषित किए हैं। कॉस्ट इसका है ना, कॉस्टिंग 5,718 करोड़ की कॉस्टिंग है, जो आएगी उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जिसके जरिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को हम आगे लेके जाएंगे। इसमें से 3700 करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं विश्व बैंक की तरफ से, बाकी का इंतजाम राज्यों को स्वयं करना होगा। इस तरह से ये जो योजना है, ये स्कूली शिक्षा को नई शिक्षा नीति से जोड़ने के लिए लेकर के भारत सरकार आई है। फिलहाल ये 6 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और उड़ीसा में लागू हो रही है। धीरे धीरे इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाएगा। अगली योजना है हमारी टॉप टू टोटल। टॉप, ये योजना, ये 2018-19 का जो बजट था, उस 2018-19 के बजट में भारत सरकार ने घोषणा की थी ऑपरेशन ग्रीन की। ऑपरेशन ग्रीन के तहत उसने 3 सब्जियों को चुना था जिसको विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसके उत्पादन को बढ़ाना है, उससे रिलेटेड लॉजिस्टिक को ठीक करना है, ताकि कच्ची सब्जियां जो कि सड़े नहीं। इसमें T फॉर टोमेटो, O फॉर ऑनियन और P फॉर पोटैटो, टमाटर, आलू, प्याज, इन 3 सब्जियों को ये तय किया गया था कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत इन 3 सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना और इनके वितरण को, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितनी लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, कच्ची सब्जियां हैं ये, लॉजिस्टिक की जरूरत है, उस लॉजिस्टिक को डेवलप किया जाए ताकि एक जगह से माल दूसरी जगह जाए और उसमें नुकसान कम से कम हो। अब ये टॉप को बदल कर दिया गया है टोटल, टॉप टू टोटल। यानी कि जो योजना 2018-19 में ऑपरेशन ग्रीन के तहत सिर्फ 3 सब्जियों के लिए आई थी, अब उस योजना को टोटल
और इस टोटल में दोनों, खास बात यह है कि टोटल में फ्रूट भी शामिल है और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबके लिए लागू कर दिया गया है। टॉप टू टोटल योजना, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने टॉप टू टोटल योजना का विस्तार कर दिया सभी सब्जियों पर, सभी फलों पर। किसके तहत? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसके जरिए टॉप टू टोटल योजना को क्रियान्वित करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। और इसमें किया ये गया है, हुआ ये आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने इसी कोरोना काल में एक अद्भुत अभिनव प्रयोग किया किसान रेल का। और किसान रेल के ये प्रयोग इतना सफल रहा है कि आज की तारीख में आंध्र प्रदेश का दूध दिल्ली पहुंच रहा है रोज। इससे किसान बहुत उत्साहित हुए। आपको ये भी याद होगा कि ये जो रेल चली थी पहली आपके दानापुर से ही शुरू हुई थी, ये भी हो सकता है परीक्षा में आ गया, आपके दानापुर से ही शुरू हुई थी किसान रेल। इस किसान रेल ने इस योजना को काफी बल दिया है। तो भारत सरकार ने टॉप टू टोटल योजना में अभी 10/6/2020 को इसका एक्सटेंशन किया गया था और अब भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ दे आर कैरिड, दे आर ट्रांसपोर्टेड, अगर उनका परिवहन होता है तो परिवहन के किराए पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ये बहुत बड़ी राहत है। किसान रेलों के जरिए जो चीजें भेजी जाएंगी उस पर किसानों को किराए पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। आप समझ सकते हैं ये किराया समानीकरण बिहार के लिए बड़ी गड़बड़ चीज रही है, जिसने बिहार से उद्योग को ढकेल करके कर दिया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु महाराष्ट्र की तरफ। हालांकि यहाँ पर किराया समानीकरण जैसी चीज नहीं है, बट किराए पर 50% की छूट मिलना, यानी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आपका 50% कट हो जाना, ये बहुत बड़ी राहत साबित होने जा रही है भारत के उन किसानों के जो सब्जी उत्पादक हैं या फल उत्पादक हैं। इससे वो इजिली पहुंच पाएंगे और मार्केट में एक्सेस उनकी बढ़ जाएगी। चलिए वीडियो के अगले खंड में हम देखते हैं कि इस सप्ताह में अवसंरचना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो उसमें आपने सुना होगा कि अभी आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ 40 से ज्यादा पुलों का उद्घाटन किया जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। उन्हीं उद्घाटन में एक चीज का और उद्घाटन हुआ जो कहलाता है नेचीफू टनल। ये टनल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी केमांग डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। सुरंग 450 मीटर यानी लगभग आधा किलोमीटर लंबी सुरंग है, 2 लेन है और 5600 फीट की हाइट पर बनी हुई है। अवस्थिति इसकी है कि ये BCT रोड है, बालीपारा 4 दुआरा तवांग रोड पर स्थित है। अब ये जो नई वाली टनल बनी है, इस टनल का लाभ हमको क्या मिलने जा रहा है? तो देखें, तवांग वाला जो हिस्सा है हमारा, वह हिस्सा तिब्बत से बिल्कुल सटा हुआ, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। और ईटानगर से तवांग तक के जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी इस नेचीफू टनल के जरिए हमारी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। क्योंकि तवांग का एरिया जो है वो चाइना का बॉर्डर है, तो जाहिर सी बात है कि बॉर्डर तक हमारी कनेक्टिविटी बढ़ने जा रही है। दूसरी बड़ी घोषणा, अब ये बनी नहीं है लेकिन इस घोषणा को समझ लें, जोजिला टनल इस लगातार धड़ाधड़ धमाके पर धमाके हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अभी अटल टनल की शुरुआत हो गई, ऑलरेडी उद्घाटन हो गया, उस पर हमने चर्चा भी की थी, आज भी वो चर्चे में आएगा, हम समझेंगे उसको और उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक हैं। जोजिला, आपको याद होगा कि जो इससे पहले अटल टनल थी, विश्व की सबसे बड़ी टनल बताई जा रही थी, अब उससे भी बड़ी टनल हम बनाने जा रहे हैं जोजिला टनल करके। जोजिला पास जो है वो ध्यान दें कि जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच सिंधु नदी द्वारा निर्मित एक पास बताया जाता है जोजिला। और इस पास से होकर के हम एक्चुअली दिक्कत क्या थी कि इधर का जो हमारा एरिया है, ध्यान दें तो ये एरिया लगभग हमारा कट जाता था जब जाड़े का समय आता था।
तो यहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी श्रीनगर से आगे नहीं जा पाती थी। स्थिति ये है कि कनेक्टिविटी इसमें भी डिस्टरबेंस है, लेकिन इसके आगे तो और ज्यादा दिक्कत होती थी। तो इससे आगे वाला एरिया जो है वो जाड़े में, अभी आप देख रहे हैं कि चाइना से जो क्लैश चल रहा है उस क्लैश में भी जाड़े का इंतजार हम भी कर रहे हैं, जाड़े का इंतजार वो भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जाड़ा हमारी कमजोर कड़ी है, उनको लगता है कि जाड़ा उनकी कमजोर कड़ी है। देखिए जो होता है आगे वो मिलेगा। इसमें यह है कि जो हमारी जम्मू तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली से चंडीगढ़ जम्मू जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जम्मू से आपको श्रीनगर जाने में भी लगभग कनेक्टिविटी हमारी बेहतरीन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला जो ये वाला एरिया है जाड़े में लगभग कट जाता है। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान देंगे, टनल का विवरण पहले जान ले, फिर उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जान ले। सोनमर्ग कश्मीर से द्रास लद्दाख के बीच रोड है श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग संख्या 1D। इसी रोड पर श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग संख्या 1 ये रोड है हमारे पास, लेकिन जाड़े में ये कट जाती है। ध्यान रखना होगा कि श्रीनगर लेह राजमार्ग पर ये सोनमर्ग और द्रास के बीच ये जो जिला टनल बनाई जाएगी, और ये टनल जो होगी वो 3528 मीटर या फिर 11,578 फीट की ऊंचाई पर होगी। लागत कुल इसकी आनी है लगभग 7,000 करोड़, 6,808 करोड़ रुपए, है ना। समय की बचत जो होगी वो हमें, अब श्रीनगर से लेह जाना है तो जहां हमें इस एरिया को पार करने में 3 घंटे लगते थे, उसकी जगह जो जिला पास जो बन जाएगा, पास पर जो सुरंग बन जाएगी, टनल बन जाएगी, तो हम मात्र 15 मिनट में वो समय क्रॉस कर लेंगे। इसको बनाने वाली कंपनी जो है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसको बनाएगी। अब यहाँ पर समझें कि हमारी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ध्यान दें कि आप यहाँ दिल्ली से चले चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से आप पहुंचे जम्मू, जम्मू से आप पहुंचे श्रीनगर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी हमारी है बेहतरीन है। अब जम्मू के बाद कारगिल, और कारगिल के बाद लेह, ये वाला जो एरिया है हमारा, अब अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे कि इसमें जो ये एरिया है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाता है, जिसमें, और इधर में ये एरिया, ये वो शक्शगाम वैली है जो कि सौंप दिया है पाकिस्तान ने चीन को। फिर इधर वाला जो एरिया है ये अक्साई चीन है जो LAC कहलाता है आजकल। तो ये एरिया भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये एरिया भी, बस ये वाला काराकोरम दर्रा और ये वाला एरिया हमारे नियंत्रण में है। अब यहाँ से जम्मू से श्रीनगर तक हम पहुंच गए, श्रीनगर से अब कारगिल और कारगिल से लेह जाना, यही हमारे पास, कोई बीच में कोई रोड नहीं है ना, बीच में कोई रोड नहीं है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, है ना। तो लद्दाख और जास्कर की श्रेणियां मौजूद हैं, वहां पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस ढंग से हुआ नहीं है। तो अभी आपने पिछले हफ्ते सुना भी था, आपको बताया भी गया था कि हमने मनाली से लेह को कनेक्ट किया, किसके जरिए, रोहतांग दर्रे से होकर के हमने अटल टनल बनाई, और अटल टनल बनाकर हमने मनाली से लेह को कनेक्ट किया। याद होगा आपको कि ये वाला हमारा, सॉरी मतलब और नीचे पड़ेगा ये, यहाँ पर हमने एक जो रोहतांग दर्रा था, रोहतांग दर्रे से हो करके हमने अटल टनल बना दी, और अटल टनल बना करके लेह वाले एरिया को 365 दिन के लिए हमने कनेक्ट कर दिया इस रोड से। यानी एक कनेक्टिविटी हमारी इधर से हो गई, हिमाचल प्रदेश होकर के हो गई, दूसरी कनेक्टिविटी हम यहाँ पर बना रहे हैं श्रीनगर से कारगिल के बीच में। जो ये एरिया बचता है, इसी एरिया में ये आपका जोजिला सुरंग है, मतलब जोजिला पास है, इसी जोजिला पास पर हम ये बनाने जा रहे हैं आपका श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर। ये हम नई पास, होता क्या है कि 4 महीने से 5 महीने ये रोड श्रीनगर कारगिल लेह खुली रह पाती है, बाकी समय पर इतनी वहां पे -40 डिग्री तक का टेम्परेचर चला जाता है कि मोटरेबल रोड हमें मिल ही नहीं पाती है। अब उसी समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर
इस नए जोजिला टनल की योजना बनाई है जो 6 साल के भीतर कंप्लीट होगा। हालांकि आपने सुना होगा कि सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ये कहा था कि 6 साल का लक्ष्य है, लेकिन हम 4 साल में पूरा करेंगे। अब इसके जरिए क्या होगा कि हम श्रीनगर से कारगिल लेह के जरिए भी कनेक्ट हो जाएंगे 365 दिन के लिए। तो दो कनेक्टिविटीज हमको मिल रही हैं, लेह मनाली वाला यानी कि अटल टनल होके, और दूसरा इधर से होके जोजिला होकर के कारगिल और लेह। अब इसमें दिक्कत क्या है, जो हमारे दुश्मनों को दिक्कत होगी कि एक तो लेह पर जो हमारी कनेक्टिविटी टूट जाती थी अब टूटी नहीं रहेगी। 24 घंटे 365 दिन मोटरेबल स्ट्रेटेजिक रोड हमें हासिल हो। दूसरा कि ये एरिया सिर्फ चीन ही नहीं, ये वाला एरिया गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है जो बिल्कुल उसके पास से होकर के जा रही है रोड। तो वहां तक हमारी कनेक्टिविटी 24 घंटे 365 दिन सेना की आवाजाही, ये सारी चीजें होती रहेंगी। और इस तरह से ये एरिया हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां के नागरिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश की रक्षा सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। अब इसमें समझना ये है, ध्यान दें, ये जो आपकी रोड है श्रीनगर, ये इधर से निकलती है ना, यहाँ से उड़ी, बारामूला और श्रीनगर, इसको कहा जाता है NH1A। NH1A उरी बारामूला श्रीनगर जो रोड है ये NH1A कहलाती है, और श्रीनगर कारगिल लेह रोड NH1D कहलाती है। ओल्ड नंबरिंग के अनुसार NH1A और NH1D कहलाती है। यहाँ देखें, मतलब ये रोड यहाँ से शुरू होगी, ये थोड़ी और नीचे से, और ऐसे शुरू होकर के ऐसे जाएगी, और ये पूरी रोड, तो इसमें उड़ी से लेके श्रीनगर तक का जो उड़ी बारामूला श्रीनगर, ये NH1A और उसके बाद वाला NH1D, ये ओल्ड नंबरिंग है, ओल्ड नंबरिंग। अब इन दोनों को मिला के NH1 कहा जाएगा, ये न्यू नंबरिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको NH1A और NH1D दोनों को मिला करके, यानी कि उड़ी बारामूला श्रीनगर कारगिल लेह, ये पूरा जो राजमार्ग होगा यहाँ से शुरू करके यहाँ वाला, ये NH1 कहलाएगा, NH1 न कि A, NH1 कहलाएगा। ये न्यू नंबरिंग के हिसाब से ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, कश्मीर की बात चली है तो कश्मीर से रिलेटेड एक और खबर को ले लेते हैं यहीं पर। गुप्कार डिक्लेरेशन आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दरअसल जब जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया, तो उससे पहले जम्मू कश्मीर में रक्षा बलों की तैनाती शुरू हो गई थी। तो ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस था, इसको देख करके कश्मीर के नेताओं को ये तो महसूस हो गया था कि कुछ होने जा रहा है, वो कुछ का उन्हें अनुमान नहीं था। तो फारूक अब्दुल्ला, फॉर्मर CM ऑफ जम्मू कश्मीर, उनका श्रीनगर में जो घर है वो गुपकार रोड पर है। उन्होंने अपने घर पर कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को एक्सक्लूडिंग बीजेपी 8 दल के जो नेता थे वो उनके यहाँ आकर के 4 अगस्त 2019 को मिले। चूंकि इनको लग गया था कि कुछ होने जा रहा है, तो 8 दलों के नेता आकर के मिल करके उन्होंने एक घोषणा जारी करी, जिस घोषणा में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370, 35A, जम्मू कश्मीर का संविधान और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन छेड़छाड़ तो हो गई, अगले ही दिन हो गई, और उसके बाद से सभी लोग डिटेंशन में चले गए, इनको डिटेन कर दिया गया। उस वक्त ये डिक्लेरेशन हुई थी जिसे गुपकार घोषणा, गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। फिर जब ये गतिविधियां शुरू हुई, जब ये मतलब कि इन सब लोगों को डिटेन कर दिया गया, तो जो छोटे मोटे नेता थे वो 22 अगस्त को फिर मिले थे, 5 अगस्त के बाद 22 अगस्त को मिल करके जब
तब उन्हें ये लगा था कि भाई अब तो ये और जरूरी हो गया, सब खत्म कर दिया, तो ये और जरूरी हो गया, तो उसको फिर से रीफॉर्म किया इन लोगों ने गुप्कार डिक्लेरेशन को। अब ये डिक्लेरेशन चर्चा में इसलिए आया कि आपने सुना होगा कि अभी इसी हफ्ते में पीडीपी की जो नेता हैं और जो फॉर्मर सीएम भी हैं वहां की जम्मू कश्मीर की, महबूबा मुफ्ती, तो महबूबा मुफ्ती को डिटेंशन से आजाद किया गया, वो रिलीज हुई। तो रिलीज होने के बाद से उमर अब्दुल्ला ने उनको इनवाइट किया कि भाई आप आइए फिर से बात की जाए। बदली हुई परिस्थितियों में इस बीच आपने देखा है कि फारूक अब्दुल्ला यहाँ तक चले गए कि उन्होंने कहा कि चीन के साथ भी हम सहयोग ले सकते हैं, चीन के साथ भी रह सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की चीजें हुई, यानी कुछ सुगबुगाहटें हो रही हैं। उस दौर में ये 15 अक्टूबर को फिर से 6 दलों की मीटिंग हुई इसी मुद्दे पर, उसी गुप्कार निवास में फारूक अब्दुल्ला के घर पर। और उस मीटिंग में जो डिक्लेरेशन था, ध्यान देंगे, उसको एक अलायंस के रूप में कन्वर्ट करने की बात हुई। डिक्लेरेशन एक घोषणा है, अलायंस मतलब आप एक अब संगठित रूप में आ रहे हैं, है ना। नाम चेंज किया इन्होंने, पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन। उद्देश्य अब भी वही है, अनुच्छेद 370-35 से जम्मू कश्मीर का संविधान और विशेष दर्जा को फिर से बहाल करवाना। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कहा गया कि 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति को बहाल करवाना गुप्कार डिक्लेरेशन का नया उद्देश्य, ये उद्देश्य घोषित किया गया है। और खास बात यह है कि अब ये डिक्लेरेशन न रह करके अब ये पीपल्स अलायंस बनने जा रहा है, यानी कि फारूक अब्दुल्ला सक्रिय हो चुके हैं और सभी दलों को जो वहां पर हैं उन सभी दलों को एक मंच पर ले आकर के केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं। कोई राजनीतिक गतिविधि शुरू होगी, ये हम देखेंगे। ध्यान ये रखना होगा, गुप्कार डिक्लेरेशन अभी तक चर्चा में नहीं था, लेकिन अब ये चर्चा में आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम जो वहां के नेता हैं पॉलिटिकल, उन्होंने कहा भी कि ये राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक समाधान आना चाहिए। तो पॉलिटिकल नेता है और पॉलिटिकल नेता अब एकजुट होकर के और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ये अब आगे बार बार चर्चा में आएगा। चलिए, अब पर्यावरण से रिलेटेड 2 खबरें इस वक्त महत्वपूर्ण रही इस हफ्ते में। एक तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने एक माइक्रोब डेवलप किया है। माइक्रोब मतलब माइक्रो बैक्टीरिया। इस माइक्रो बैक्टीरिया की खासियत ये है कि ये अत्यंत ठंड में भी अपना काम कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो सरवाइव करेगा तो कुछ खाएगा, बैक्टीरिया की नेचर। तो इस माइक्रोब की खासियत ये है कि अत्यंत ठंडे प्रदेश जितने हैं उन अत्यंत ठंडे प्रदेशों में भी ये सरवाइव कर सकता है। और इन अत्यंत ठंडे प्रदेशों की एक खासियत ये होती है कि जहाँ ठंडी की मात्रा ज्यादा है वहां पर जो बायोडिग्रेडेशन की प्रक्रिया है, जैव अपघटन की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया धीमी गति से होती है। तो यहाँ पे जैव अपघटन जो होता है वो धीमा होता है। परिणाम ये होता है कि ऐसे जगहों पर जो कचरा बन गया उस कचरे को डिग्रेड होने में समय लगता है, और समय लगता है तो कचरा देर तक पड़ा रहेगा, देर तक पड़ा रहेगा तो दुर्गंध देगा, देर तक पड़ा रहेगा तो बीमारियां देगा। और इसके विरुद्ध कोई उपाय नहीं था। अब ये वो उपाय आ गया है कि ये जो माइक्रोब होगा इन परिस्थितियों में भी काम कर सकेगा। यानी हिमालयी प्रदेशों में विशेष करके जहां पर कि हमारा तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, वहां पर भी इस माइक्रोब को कहा यह गया है कि हम इसे एक पाउडर के रूप में डेवलप करेंगे। और पाउडर के रूप में डेवलप करके जो भी कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, इस कचरे के ढेर पर ले आकर के इनको छोड़ दिया जाएगा, और छोड़ दिया जाएगा तो ये धीरे धीरे उस कचरे को खा जाएंगे। तो हिमालयी प्रदेशों में या ठंडे प्रदेशों में कचरा प्रबंधन से संबंधित इस नई तकनीक का आविष्कार भारत के लिए राहत भरी खबर है। दूसरी चीज पर्यावरण से रिलेटेड ये कि आपने सुना होगा कि दिल्ली में अब धुंध छाने लगी है। जाड़ा अभी आया नहीं लेकिन धुंध छाने लगी है, हवा वहां की खराब होने लगी है। उसके लिए दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया था, पिछले वर्ष भी लागू किया जाता रहा है कि वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए, उसको समय समय पर नापा जाए और नापने के आधार पर जो चीजें मिलती हैं उसके हिसाब से अपने एक्शंस तय किए जाएं कि हमें क्या एक्शन करना होगा। तो उसके लिए अब जरूरी क्या है कि आपको ग्रेडेड एक्शन मालूम होना चाहिए कि भाई क्या है ग्रेडेड एक्शन, अर्थात स्थितियां क्या हैं। तो हवा में जो घुले हुए पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनकी मात्रा तय करती है कि हवा की गुणवत्ता कितनी है। अभी आपने सुना होगा कि बकायदा पराली जलाने पर बवाल फिर शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया है कि भाई ये देखेंगे कि पराली कैसे जलाया जा रहा है, उसको रोकेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। इस पर केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने आपत्ति भी की है। ये सारी चीजें खबरों में होंगी, लेकिन दिल्ली को ये खामियाजा हर साल भुगतना पड़ता है। हर साल जैसे ही ये मौसम आता है, धान का मौसम आता है, धान कटती है, धान के कटने के साथ उसकी पराली को जलाया जाना शुरू होता है, हवा खराब होनी शुरू होती है। उसके लिए तय किया गया कि भाई वायु की गुणवत्ता को मापा जाए। गुणवत्ता को मापने के लिए हम दो पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10। ये हवा में एक निर्धारित आयतन में कितना मौजूद है, इससे हम तय करते हैं कि हवा खराब है, कि बहुत खराब है, कि गंभीर रूप से खराब है, कि अति गंभीर रूप से खराब है। अब इसमें जो ग्रेड आते हैं हमारे, उसमें समझिए कि अति गंभीर की स्थिति क्या होती है कि अगर हवा में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 300 से ऊपर और पार्टिकुलेट मैटर 10 जो होता है वो 500 से ऊपर हो तो स्थिति अति गंभीर मानी जाती है, अति गंभीर मानी जाती है। इसमें ध्यान दें कि स्वास्थ्य के लिहाज से PM 2.5 जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, PM 10 थोड़ा बड़ा होता है। PM 2.5 को हम नहीं कह सकते कि N95 भी रोक लेगा। ये नैनोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सीधे घुस जाते हैं और घुस करके हमारे रक्त संचार और हमारे हृदय को दिक्कतें करते हैं। तो तमाम ऐसी जो जितनी भी एयरबोर्न बीमारियां हैं वो सामने आने लगती थी। अब इसमें किया ये जाता है कि आपने देखा होगा कि आपको खबरों में दिखाया जाता है कि हर जगह मीटर लगा हुआ है जो माप रहा है ग्रैफ को, माप के बताता है कि आज की स्थिति में पार्टिकुलेट मैटर की क्या स्थिति है। अब ये मापने से क्या होता है, क्या मापने से कुछ हो जाता है? जी हाँ, हो जाता है। क्या होता है? तो इसी माप के आधार पर तय किया जाता है कि हमारा एक्शन प्लान क्या होगा इसे रोकने के लिए। अब ये क्या तय किया जाता है, तो इसके ढेर सारे पैरामीटर हैं, उस ढेर सारे पैरामीटर पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन संक्षेप में कुछ मुख्य बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे कि अगर हमारा जो ग्रेड है वो खराब आता है तो दिल्ली में कूड़ा जलाने पर रोक लगा दिया जाता है। एक्शन ये हुआ है ना, कूड़ा जलाने पर रोक लगा दिया जाता है। अगर इस आपके वाहन से धुआं निकल रहा है तो आप पर जुर्माना ठोका जाता है। अगर बहुत खराब वाली स्थिति में पहुंच गए हम तो डीजल जनरेटर सेट बंद कर दिए जाते हैं और पार्किंग चार्ज को 4 गुना बढ़ाकर कर दिया जाता है। अभी गंभीर स्थिति में अगर हमारा वायु प्रदूषण पहुंच गया तो ईंट भट्ठे या फिर हॉट मिक्स प्लांट या क्रशर ये सब बंद कर दिए जाते हैं। पावर प्लांट को, जो थर्मल पावर प्लांट है, उनको भी निर्देश भेज दिया जाता है कि या तो कम करिए या तो बंद करिए। और अगर अति गंभीर की स्थिति हो गई तो इस स्थिति में दिल्ली में डीजल से आने वाले जितने ट्रक हैं उनका प्रवेश बंद कर दिया जाता है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, भवन निर्माण कार्य बंद कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा सड़क को पानी से भिगाया जाना शुरू होता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर एयर में है वो कुछ बैठे, हवा में पानी फेंका जाता है, वृक्षों पर पानी फेंका जाता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कुछ बैठे। इस तरह के जो एक्शन प्लान लागू किए जाते हैं वो इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स के आधार पर लागू किए जाते हैं। ये दिल्ली में लागू हो चुका है। चलिए, इस हफ्ते में 2 खबरें और हैं जिस पर हमारी निगाह रहनी चाहिए। उसमें एक खबर यह है कि IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी की है और विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में इसने ये बताया है कि कोरोना महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो 4.4% डाउन जाएगी, लेकिन 2021 में, आने वाले वर्ष में ये बहुत तेज छलांग मारेगी
और 5.2% की ग्रोथ रेट अर्जित करेगी। भारत के संदर्भ में ये बताया गया है कि भारत की इकोनॉमी को -10.3 झेलना पड़ेगा। हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 10% गिरने जा रही है, ये आईएमएफ का अपना अनुमान है। लेकिन साथ में ये भी अनुमान है कि 2021 में वर्ल्ड की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत होगा। 8.8% की विकास दर ये तय करेगा। इसमें लगभग सभी देशों की इकोनॉमी डाउन की तरफ गई है एक्सेप्ट चाइना। आप देखिए, इसमें चाइना में ग्रोथ रेट घटी जरूर है, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं गई है, लगभग 2% की ग्रोथ रेट है। और 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का 2% भी बहुत होता है। और यही कारण है कि चीन पर निगाहें, शंका वाली निगाहें उठ रही हैं कि उसकी इकोनॉमी इन तमाम धचकों के बावजूद अभी लगभग 2% के रेट से बढ़ रही है इस कोरोना में भी, और ये आगे बढ़ जाएगी 2021 में 8.2% के रेट से। इसमें हमारा अपना जो आकलन है ये महत्वपूर्ण है। ये याद रखिएगा कि आईएमएफ ने भारत के लिए 2020 और 2021 के लिए विकास की कौन सी दर को एस्टिमेट किया है। दूसरी खबर डिफेंस से है। हमने अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे आम भाषा में हम ड्रोन कहते हैं, ड्रोन का सफल परीक्षण किया 9 अक्टूबर को चित्रदुर्ग कर्नाटक से इसका सफल परीक्षण किया गया। अभी आपने देखा होगा कि आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में ये ड्रोन कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई ने लड़ाई का एक अलग पक्ष रखा है जो अभी तक अननोन था कि ड्रोन इतने इंपॉर्टेंट, इतने कारगर हो सकते हैं। तो ये ड्रोन हमने अभी जो अपने यहाँ ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें रुस्तम फर्स्ट इस्तेमाल हो रहा है जो बेसिकली निगरानी ड्रोन है। उसके बाद इजराइल का हेरॉन ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है, और अब हमने अपना उसी को अपग्रेड किया है रुस्तम 1 को रुस्तम 2 के फॉर्मेट में। और जो हमने परीक्षण किया उसमें इसने 16,000 फीट की ऊंचाई हासिल करी और 8 घंटे की लगातार उड़ान की कैपेसिटी इसने शो करी। हालांकि हम इसे और अपग्रेड करने जा रहे हैं और इसे हम और ऊपर ले जाएंगे ऊंचाई के लेवल पर भी, और जो घंटा है उड़ान का घंटा उसे भी हम बढ़ाएंगे। ये भी मुख्यतः निगरानी ड्रोन है, लेकिन इसे अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, आज का जो ये आपका खंड रहा पूरा होता है इस हफ्ते का। पुनः अगले हफ्ते में हम लोग इसका अगला खंड अगले 7 दिनों का विवरण लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, तब तक देखते रहें, बार बार देखें।